हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि बढ़िया होंगे। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं सिविक्स चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ पावर शेयरिंग। ठीक है, पहली पॉइंट है ना, पहली पॉइंट हमारे डिस्कशन की है बेटा कि मैं आपको यहाँ फ्री हैंड पढ़ाऊंगा, कोई स्लाइड नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जितनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ सके उतनी ज़्यादा मैं आपको कोशिश करूँगा बताने की। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये है कि आपको अपनी नोटबुक लेके बैठना है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो मैं लिखते चलूँ आप एक बार कंप्लीट करने के बाद उसको पूरा नोट करिएगा। क्लास खत्म होने के बाद उसको रिवाइज करिएगा। इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक कॉन्सेप्ट की क्लास और दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आंसर सॉल्विंग मेथड्स की। ठीक है, 2 क्लासेस में हर चैप्टर की लूँगा जहां आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन मैं कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ मैं फ्री हैंड इसलिए पढ़ा रहा हूँ। स्लाइड का मतलब ये नहीं होता यार, आई स्लाइड आया पढ़ दिया आपने, हो गया मतलब चल दो आगे, ऐसा कुछ नहीं है। टीचर मीन्स जो आपको ऐसे समझाए। स्लाइड पढ़ के हर कोई टीचर बन सकता है, दैट इज़ वेरी इजी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पावर शेयरिंग। अपनी कॉपी में प्यारा सा हेडिंग बनाइएगा, पावर शेयरिंग। ठीक है दोस्तों, अपनी कॉपी में प्यारा सा हेडिंग बनाइएगा, पावर शेयरिंग। ठीक है दोस्तों, चलिएगा पावर शेयरिंग। अब इस चैप्टर को मैं अलग मेथड से पढ़ाऊंगा। एक एक चीज़ आपकी जो है मैं सॉल्व आउट करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मतलब एक एक सवाल को मैं पूरा बनवाऊंगा आपका, लेकिन जिस मेथड से मैं पढ़ाऊंगा उसको फॉलो कर लीजिए एक बार। ठीक है, पहले मैं कॉन्सेप्ट डिस्कशन करूंगा, देन आपके दो जो यहाँ पर केस स्टडीज आती हैं उसको। ठीक है, पहली चीज अपनी कॉपी में प्यारा सा हेडिंग बनाइएगा, दैट इज गवर्नमेंट क्या होता है। ठीक है भाई, गवर्नमेंट क्या होता है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। अब आपने देखा होगा कि एक पर्टिकुलर कंट्री है, इस कंट्री को नाम देता हूँ भाई। इस कंट्री के लोग जो हैं अपनी पावर देते हैं। अब कहोगे सर आप पावर क्या, तो मैं कहूँगा पावर यानी कि वोट देना। यार आप अपने आप को रेगुलेट करने की पावर दे रहे हो किसी पर्टिकुलर ग्रुप को। तो ये कंट्री ए के लोग एक ग्रुप बी को, एक ग्रुप है ये, इस ग्रुप को अपनी पावर दे रहे हैं इन दी फॉर्म ऑफ वोट। फिर ये ग्रुप क्या करता है, ये ग्रुप क्या करता है, इस पर्टिकुलर कंट्री के लोगों के लिए रूल्स लॉ यानी कि उसको एक टाइप का कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल हमारी गवर्नमेंट हमारे ऊपर लिमिटेशंस किस तरह से लगा के रखती है। फॉर एग्जांपल 120 से ऊपर गाड़ी नहीं चलानी, 120 बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, ठीक है ना। 120 के ऊपर गाड़ी नहीं चलानी बहुत ज़्यादा हो गया। लेकिन हाँ, ये सारी चीज़ें हमारे लिए, हमारे फ़ायदे के लिए कर रही है। रूल्स रेगुलेशन हमारे अच्छे के लिए बना रही है वो, ठीक है ना। तो ये जो ग्रुप है, पर्टिकुलर ग्रुप, इसको हम गवर्नमेंट कहेंगे। इसको क्या कहेंगे बेटा, गवर्नमेंट कहेंगे। ठीक है, GOVERNMENT, गवर्नमेंट कहेंगे। समझ में आएगी बात। तो गवर्नमेंट का मतलब क्या हुआ, गवर्नमेंट का मतलब ये हुआ, इट इज अ टाइप ऑफ सोशल कंट्रोल वेयर all the powers of lawmaking is given to the group। ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ये होती है, आपकी बात समझ में आ गई। इट इज अ टाइप ऑफ सोशल कंट्रोल वेयर ऑल द पावर्स ऑफ लॉ मेकिंग और डिसीजन मेकिंग कह सकते हो, लॉ नहीं आप डिसीजन मेकिंग कह सकते हो। ठीक है ना, डिसीजन मेकिंग, ठीक है ना, डिसीजन मेकिंग इज गिवन टू द ग्रुप। ठीक है ना। अब ये जो गवर्नमेंट है ये अलग अलग टाइप की होती है बेटा, ये अलग अलग टाइप की होती है। जैसे जैसे अगर मैं गवर्नमेंट के टाइप की बात करूं बेटा, तो गवर्नमेंट के टाइप्स आपने सुना होगा, पहले क्या होती थी, मोनार्की। इस मोनार्की को ही हम अथॉरिटेरियनिज्म भी कहते हैं। हालांकि इसके ना अलग अलग टाइप होते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड तक आप इतना ही समझिए। और फिर दूसरा टाइप जो होता है गवर्नमेंट का बेटा, दैट इज डेमोक्रेसी। बात समझ में आ गई। 2 टाइप की गवर्नमेंट होती है, मोनार्की और डेमोक्रेसी। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। मोनार्की में होता क्या है, वेयर ऑल द पावर्स लाइज इन सिंगल पर्सन। कहां पर लाई करते हैं बेटा, सिंगल पर्सन, और दैट इज किंग। ठीक है, जहां पे सारी पावर लाई करती है राजा, एक व्यक्ति के अंदर, एक पर्सन के अंदर, और पर्सन कौन होता है, आपका किंग होता है। बात समझ में आएगी। एग्जाम्पल की बात करें हम, रूल ऑफ अकबर, रूल ऑफ अशोका, ETC। बहुत सारे रूलर रहे हमारे कंट्री के अंदर मिडिवल टाइम में। ठीक है,
ये तो होती है आपकी मोनार्की यानी कि ऑथोरिटेरियनिज्म, कोई दिक्कत नहीं है, समझिएगा ध्यान से। इसका मतलब एक व्यक्ति के अंदर जब सारी पावर्स होती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, मोनार्की। लेकिन डेमोक्रेसी इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट वेयर ऑल द पावर्स लाइज इन वेयर इन द पीपल। मुझे बताओ हमारी कंट्री में सारी पावर किसके पास है यार, हम लोगों के पास। हम चाहें जिसकी गवर्नमेंट बना सकते हैं, इलेक्शंस आ रहे हैं ना, तो हम चाहें जिसकी गवर्नमेंट बनवा सकते हैं, हमारे अंदर सारी पावर्स है। क्लियर है बेटा? लेकिन हम अपनी पावर को इन दी फॉर्म ऑफ वोट एक पर्टिकुलर ग्रुप को देते हैं। ठीक है, डन है बेटा? चलो, तो डेमोक्रेसी इंडिया एग्जाम्पल, मॉडर्न डे गवर्नमेंट्स है ना। मॉडर्न डे जो गवर्नमेंट होती है आजकल की डेट में, वो आपकी कौन सी होती है? डेमोक्रेसी की होती है। बेटा बात क्लियर है कि नहीं? बता दो फटाफट से, ठीक है ना। चलो आगे समझते हैं बेटा, बेसिक समझना, सिविक्स पूरी कंप्लीट होगी बहुत अच्छे तरीके से। चलो, तो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट डन हो गए बेटा, आगे समझते हैं। फिर हम समझते हैं ऑर्गन्स। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट ही मॉडर्न डेमोक्रेसी में होता है, मोनार्की में ऐसा नहीं होता था। तो हम अब जो पढ़ेंगे वो मॉडर्न डेमोक्रेसीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑर्गन, देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। कौन कौन से बेटा? फर्स्ट इज, बोलो फटाफट से, आपने सुना होगा 9th के अंदर, कौन सी है? लेजिस्लेटिव। दूसरी एग्जीक्यूटिव, तीसरी जुडिशरी। ठीक है ना, तो 3 ऑर्गन आपके होते हैं गवर्नमेंट के, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। 3 ऑर्गन्स होते हैं। क्या काम होता है इनका? तो सुनना मेरी बात ध्यान से, हमारी कंट्री का जो पूरा लॉ बनता है वो कहाँ बनता है? पार्लियामेंट में। तो पार्लियामेंट एक्ट एज अ लेजिस्लेटिव, ठीक है ना। तो पार्लियामेंट इज अ लेजिस्लेटिव ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इट मेक्स लॉ। लेजिस्लेटिव क्या करती है? इट मेक्स लॉ, इट मेक्स लॉ। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे घर के अंदर जो दादाजी हैं हमारे, एग्जाम्पल लेते हैं, दादाजी है वो पूरे घर के लिए लॉ बनाते हैं। मीन्स इतने बजे के बाद कोई घर से बाहर नहीं जाएगा, इतने बजे के बाद कोई घर के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है ना, और बाकी सारी चीज़ें होती हैं। तो वो कौन है? लेजिस्लेटिव है। ठीक है, अब कौन देखेगा कि घर के अंदर कौन जा रहा है, कौन नहीं आ रहा है, कितने बजे तक आ रहा है? तो फॉर सपोज हमारे पापा उस चीज़ को सामने बैठ के देखते हैं। ठीक है, तो वो इम्प्लीमेंट करते हैं इस लॉ को बनाए हुए को। ठीक है ना, तो वो इम्प्लीमेंट करते हैं, इम्प्लीमेंट लॉ मेड बाय लेजिस्लेटिव। इंडिया के अंदर, पूरी कंट्री के अंदर या स्टेट के अंदर, ठीक है, तो कौन होता है? वो ब्यूरोक्रेसी होती है। एग्जाम्पल ब्यूरोक्रेसी है ना, जिसको हम IAS IPS भी कहते हैं। ठीक है ना, ये जो पुलिस सर्विसेज होती है एग्जीक्यूटिव में आती है, प्रेसिडेंट जो एग्जीक्यूटिव में आता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे फर्दर। ठीक है, फिलहाल समझिए आप। अब बात आती है, दादाजी ने लॉ बनाया, ठीक है, और पापा ने इसको इम्प्लीमेंट किया। सपोज दैट कि यार क्या पता ये लॉ गलत है कि भैया 10 बजे के बाद कोई घर के बाहर नहीं जाएगा, अंदर नहीं आएगा। दादी भड़क गई एक दिन, तो दादी ने बोला नहीं ये गलत है, ये बिल्कुल सही बात नहीं है कि आप बच्चों को मना कर रहे हो घर से बाहर जाने को, उनकी उम्र है भाई। तो दादी ने यहाँ पर क्या करा? सुपरवाइज किया। दादी ने क्या करा? सुपरवाइज किया। तो जुडिशरी इट सुपरवाइज लॉ। ठीक है ना, लॉ एंड डिफाइन the meaning of constitution. Is it clear बेटा? तो जुडिशरी है ना, इंडिया के अंदर अगर जुडिशरी की बात करूं तो कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब जुडिशरी है। एग्जीक्यूटिव IAS IPS ब्यूरोक्रेसी, और 2 टाइप की एग्जीक्यूटिव होती है, पॉलिटिकल और दैट इज योर परमानेंट, और आपकी लेजिस्लेटिव होगी। क्लियर है बेटा? इतनी बात डन है, इसको नोट करेगा फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। करेगा बच्चा नोट फटाफट से ही, चलो। ठीक है, तो यहाँ स्पेस बचा है आपके सामने, यहाँ थोड़ी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो साथ साथ में करते चलेगा, फिर मैं आपको लेक्चर के बाद में एक चीज़ बताऊँगा जहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें हेल्प करेंगी। ठीक है, तो ऑर्गन समझ लिया आपने, ऑर्गन समझ लिए। चलो, तो अब अगली चीज़ समझिएगा बेटा, लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर लेवल होगा। ठीक है, अब मॉडर्न डेमोक्रेसीज में
लेवल के हिसाब से भी गवर्नमेंट होती है। फिलहाल मैं आपको यहाँ पर लेवल बताने वाला हूँ। सुनो, पहला लेवल होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो कि पूरी कंट्री की होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट को ही हम एक और शब्द से पहचानते हैं, यूनियन गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को हम यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं, और ये पूरे नेशन की होती है, पूरे नेशन की। ओवरऑल इंडिया की अगर बात करूं तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस समय किसकी है? बीजेपी गवर्नमेंट की, जिसके प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं। तो ये एग्जाम्पल हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट का। उसके नीचे इसको ना डिवाइड कर दिया जाता है फर्दर, स्टेट गवर्नमेंट। एग्जाम्पल की बात करूं तो मैं यूपी से हूं, तो यूपी के अंदर मोदी जी के बाद अगर बात करूं सेंट्रल के बाद तो योगी जी की गवर्नमेंट है, तो ये हुआ आपका स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। देन आफ्टर अगर मैं स्टेट गवर्नमेंट के बाद नीचे की बात करूं तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। आपने सुना होगा ना, आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, ठीक है, नगर पालिका, नगर पंचायत। और फिर गांव में अगर जाएंगे तो आप प्रधानों को भी देखेंगे, सरपंच जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है ना। तो वो आपकी कौन सी? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो थर्ड लेवल यहाँ पर हो गया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। एलएसजी का मतलब क्या है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है। तो लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट में आप देखोगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो ये आपके लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट के। ठीक है। इंडिया के अंदर तीनों लेवल एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन किसी किसी कंट्री में आपको केवल सेंट्रल गवर्नमेंट दिखेगी, या फिर किसी कंट्री में सेंट्रल और स्टेट दिखेगी, या फिर किसी कंट्री में तीनों दिखेंगी। ये डिपेंड करता है कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम पे। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई? तो इतनी चीजें आप नोट कर लीजिएगा फटाफट से, फिर हम बढ़ते हैं आगे बेटा। तो अब समझते हैं भाई, अब समझते हैं पावर शेयरिंग को। अब समझते हैं किसको बेटा? पावर शेयरिंग को। ठीक है। पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है? पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है? सुनना मेरी बात ध्यान से। पावर शेयरिंग का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉलिटिकल ऑफिसेस एंड एक्सरसाइज ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, एक्सरसाइज ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। सुनना मेरी बात ध्यान से। मतलब क्या है? अगर यार फॉर एग्जांपल ओवरऑल कंट्री की एक ही गवर्नमेंट होती, दैट इज स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। ओवरऑल कंट्री की एक ही गवर्नमेंट होती, दैट इज स्टेट गवर्नमेंट। तो क्या कह रहा हूँ मैं भी, ये ओवरऑल कंट्री की एक ही गवर्नमेंट होती, दैट इज योर सेंट्रल गवर्नमेंट। और सोचो स्टेट गवर्नमेंट होती ना, तो क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता पावर्स का? एक ही बंदा पूरी पावर को कंट्रोल कर रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, सेंट्रल के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म कर ली, तो हमने वहाँ पे पॉलिटिकल ऑफिसेस का भी तो डिस्ट्रीब्यूशन किया है। पीएम है, वहाँ नीचे सीएम है, तो ऑफिसेस का भी तो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, प्लस डिसीजन मेकिंग पावर। अब कुछ डिसीजन तुम ले लो भैया, एग्रीकल्चर में तुम ले लो, स्टेट वालों को कह दिया एग्रीकल्चर पे तुम ले लो। ठीक है। रेलवेज पे हम ले लेंगे, ठीक है, बैंकिंग पे भी हम ले लेंगे, तुम एक काम करो इरिगेशन पे भी तुम ले लो। तो ये सिस्टम होता है डिस्ट्रीब्यूशन का, इसको हम पावर शेयरिंग कहते हैं। अब पावर शेयरिंग के ना डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, पावर शेयरिंग के फॉर्म्स होते हैं। फॉर्म्स का मतलब क्या हुआ आपका, कि अलग अलग फॉर्म हुए, है ना। जिसके अंदर पहला फॉर्म आता है बेटा हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। क्या आता है बेटा? हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। क्या आता है बेटा? हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं? सुनो, हॉरिजॉन्टल लाइन किसे कहते हैं मुझे बताओ? हॉरिजॉन्टल यार इस तरह से कि इस तरह से, ये लेटी हुई होती है हॉरिजॉन्टल की, खड़ी हुई, तो आप कहोगे सर लेटी हुई, है ना, इस तरह से। तो हॉरिजॉन्टल में मुझे बताओ, मैंने आपको ऐसे सिखाया अभी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये तो हॉरिजॉन्टल है। तो इसकी डेफिनेशन इजी बन गई, बहुत सिखा दिया मैंने आपको। देखो हॉरिजॉन्टल इस तरह से, तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो हम हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग को डिफाइन कैसे करेंगे? व्हेन पावर इज शेयर्ड among legislative, executive and जुडिशरी। ठीक है ना। तो व्हेन पावर इज शेयर्ड अमंग लेजिस्लेटिव, एक्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। याद हो गया? फिर से बोलो एक बार, व्हेन पावर इज शेयर्ड अमंग लेजिस्लेटिव, एक्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इज नोन एज हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। ठीक है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, ये जो लेजिस्लेटिव, एक्जीक्यूटिव और जुडिशरी में पावर शेयरिंग का मतलब क्या हुआ, कि पावर किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं रहेगी। लेजिस्लेटिव अपना काम करेगी, एक्जीक्यूटिव अपना काम और जुडिशरी अपना काम, और तीनों एक दूसरे पर नजर रखेंगे, तीनों एक दूसरे पर नजर रखेंगे। तो जब तीनों एक दूसरे पर नजर रख रहे हैं, तीनों एक दूसरे पर नजर रख रहे हैं, तीनों एक दूसरे पर
नज़र रख रहे हैं, ऐसा डायग्राम बनेगा ना। तो जब तीनों एक दूसरे पर नज़र रख रहे हैं तो इस सिस्टम को हम कह सकते हैं क्या, चेक्स एंड बैलेंसेस, है ना। तो सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, दिस पावर शेयरिंग सिस्टम is known as checks and balances। मतलब समझाता हूँ, मेरा सुनना मेरी बात ध्यान से। मतलब क्या हुआ, एक व्यक्ति दूसरे पे नजर रख रहा है क्योंकि उसने उसको पहले अपॉइंट करा। एग्जांपल देता हूँ यार, इंडिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं, दैट इज जुडिशरी का पार्ट होते हैं, इनको अपॉइंट कौन करता है, एग्जीक्यूटिव। लेकिन ये उल्टा इसके ऊपर नजर रखता है। बात समझ में आ गई। एग्जाम्पल देता हूँ, लेजिस्लेटिव यानी कि पार्लियामेंट अपॉइंट करती है एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट को, फिर प्रेसिडेंट इनके काम पे नजर रखता है। ठीक है, तो दोनों एग्जाम्पल्स आपको मैंने यहाँ पर दे दिए, इसको लिख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है ना, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट बट दे कीप आई ऑन एग्जीक्यूटिव, दैट इज प्रेसिडेंट। ठीक है ना। एंड सेकंड एग्जांपल, लेजिस्लेटिव अपॉइंट्स एग्जीक्यूटिव, दैट इज प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को कौन अपॉइंट करता है, लोकसभा राज्यसभा, जो कि लेजिस्लेटिव है, और वो उल्टा इसके कामों पे नजर रखता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। एक चीज और, एक इंपॉर्टेंट चीज और, ये जितना लेक्चर्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जिस सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ, इसके पीडीएफ नोट्स बहुत बेहतरीन तरीके से बनाए गए हैं। आपकी पूरी एनसीईआरटी को कंपाइल कर दिया गया है। ठीक है, और जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उस फ्रेम में आपको नोट्स बना के दिए गए हैं, जो कि आपको मिलेंगे, जो कि आपको कहाँ मिलेंगे बेटा, मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। जिसको नहीं सर्च हो रहा, भूपेंद्र प्रताप आप टेलीग्राम पे सर्च करेगा, मेरा चैनल है, उसके फाइल्स में जाके आप पावर शेयरिंग सर्च करेंगे, आपको नोट्स मिलेंगे, बहुत बेहतरीन फॉर्म में बनाए गए हैं। ठीक है, तो वो आप नोट आपके सामने खुले रख सकते हैं प्रिंट आउट करके, फिर मेरा लेक्चर भी आप ले सकते हैं इस तरह समझने के लिए, फिर उसको रीड करिएगा, उसके अलावा कुछ नहीं करना है सिविक्स में। ठीक है, चलिए, तो ये आपका चेक्स एंड बैलेंसेस हो गया। तो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग को हम चेक्स एंड बैलेंसेस कहते हैं। ठीक है ना। तो चेक्स एंड बैलेंस का मतलब क्या हुआ कि कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गन अपनी पावर को एक्स्ट्रा यूज, मतलब बियॉन्ड लिमिट यूज ना करे। ठीक है, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग हो गया। दूसरा बेटा, दूसरा दैट इज वर्टिकल पावर शेयरिंग। वर्टिकल, VERTI, वर्टिकल पावर शेयरिंग, वर्टिकल पावर शेयरिंग। ठीक है, तो दूसरा आपका सिस्टम है पावर शेयरिंग का, दैट इज वर्टिकल पावर शेयरिंग। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं बेटा, व्हेन पावर इज, वर्टिकल का मतलब क्या, इस तरह से, तो व्हेन पावर इज शेयर्ड अमंग सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल सेल गवर्नमेंट। लोकल सेल गवर्नमेंट को प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी कहते हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ठीक है ना। तो इस पावर शेयरिंग को हम क्या कहते हैं, वर्टिकल पावर शेयरिंग कहते हैं। व्हेन पावर इज शेयर्ड बिटवीन स्टेट, सेंट्रल एंड लोकल सेल गवर्नमेंट इज नोन एज पावर, वर्टिकल पावर शेयरिंग। इसको भी आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अब सुना मेरी बात ध्यान से, इस सिस्टम को ना हम फेडरल सिस्टम भी कहते हैं। दिस सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज, this system is also known as, क्या कहते हैं बेटा, फेडरल सिस्टम। फर्दर अगला चैप्टर जो हमारा फेडरलिज्म है उसमें हमने पढ़ना है इसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो पहले सेंट्रल, देन आपका स्टेट, और देन आपका लोकल सेल गवर्नमेंट। एग्जाम के अंदर इस तरह से पूरा डायग्राम बना के पूरा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक बातें समझ में आ गई बेटा, बताओ मुझे, क्लियर है। ठीक है, तो ये आपके दो टाइप की पावर शेयरिंग हो गई, दो टाइप की पावर शेयरिंग हो गई। तीसरा पावर शेयरिंग समझते हैं बेटा, दैट इज पावर शेयरिंग, है ना। तो ये आप याद रखिएगा इन चीज़ों को। ठीक है ना, तो ये हो गया। तीसरा याद रखिएगा, यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, है ना। यहाँ पर मिटा दूँ क्या बेटा, है भाई। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, थर्ड पावर शेयरिंग, थर्ड टाइप ऑफ पावर शेयरिंग मैं 3 कराऊंगा, बाकी सारी चीज़ आपको इंक्लूड कर दी गई है। अमंग सोशल ग्रुप्स, अमंग सोशल ग्रुप्स। अब सोशल ग्रुप्स की बात करें, समझाता हूँ। आपने देखा होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज को भी पावर दी जाती है, या फिर आपने कभी कभी देखा होगा कंट्री के अंदर प्रोटेस्ट होते हैं। ठीक है, प्रोटेस्ट होते हैं, तो ये भी एक टाइप का पावर शेयरिंग है ना। उनको पावर, उनको क्या कर रहे हैं हम, उनको प्रोटेस्ट करने से रोक नहीं रहे हैं, वो अपने प्रोटेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उनको किसी चीज़ की मनाही नहीं है। या फिर आपने देखा होगा, आपने क्लास 9 के अंदर पढ़ा होगा कि कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज को हमने SC ST के लिए रिजर्व कर दिया है, और
कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी को, जैसे 1/3 ऑफ पंचायत का हमने क्या करा है, रिजर्व करा है वुमेन के लिए। तो ये क्यों करा है? ये हम पावर्स देना चाहते हैं उन लोगों को यार जो बैकवर्ड सेक्शन से हैं, जो आपकी मेन स्ट्रीम से बाहर के हैं, ठीक है। वुमेन जो कि मेन स्ट्रीम से बाहर है, उनको हम रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं गवर्नमेंट के अंदर। तो ये पावर शेयरिंग हमने इसलिए की है ताकि उनको मेन स्ट्रीम में लेके आया जा सके, उनको फील ना हो, क्या फील ना हो, एलियनेशन। एलियनेशन का मतलब अलग फील ना हो गवर्नमेंट से, इसलिए हमने पावर शेयर करी है, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूं। तो अमंग सोशल ग्रुप्स का मतलब क्या हुआ? पावर इज ऑल्सो शेयर्ड, पावर इज ऑल्सो शेयर्ड between various social groups such as प्रेशर ग्रुप्स, जो कि बार बार सरकार के ऊपर प्रेशर डालते हैं। एग्जाम्पल अभी आपने देखा होगा कि जो सिख हैं, जो किसान, सिख कहता हूँ सॉरी, जो किसान है वो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि ये बिल वापस लीजिए आप, ठीक है। तो वो प्रेशर ग्रुप हो गया, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे पॉलिटिकल पार्टीज एंड वुमेन। अब यार ये पावर शेयरिंग क्यों करी जाती है, ये सोशल ग्रुप को हम पावर शेयरिंग क्यों करते हैं? तो यहां लिख दे रहा हूं मैं, इट इज डन टू इंश्योर रिप्रेजेंटेशन of all communities in the government, so that they cannot feel alienation, ठीक है ना। तो वो अपने आप को क्या ना महसूस करें, अलग महसूस ना करें, इसलिए उनको ये पावर शेयरिंग दी जाती है। तो ठीक है, तो अगर आपके एग्जाम में सवाल आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय पावर शेयरिंग एंड व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, तो ये सारी चीज़ें आपको याद में रखनी है बेटा, ठीक है। तो यहाँ तक नोट करिएगा। आगे बढ़ते हैं फटाफट से, और थोड़ी चीज़ें हैं ये आपको मैंने पावर शेयरिंग, देखो सबसे पहले आपको क्या सिखाया, सबसे पहले आपको सिखाया गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, फिर मैंने आपको क्या सिखाया, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, फिर मैंने आपको क्या सिखाया, लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। फिर मैंने आपको सिखाया ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, फिर मैंने आपको क्या सिखाया, पावर शेयरिंग, फिर मैंने आपको क्या सिखाया, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, जिसके अंदर पहले हमने पढ़ा हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, फिर हमने पढ़ा वर्टिकल पावर शेयरिंग, फिर हमने पढ़ा सोशल पावर शेयरिंग, है ना, जिसको हम कहते हैं अमंग सोशल ग्रुप्स में पावर शेयरिंग। इतनी चीज़ें तो हमें याद में रहनी चाहिए बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो करिएगा इसको नोट फटाफट से। तो इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई अच्छे से, ये कॉन्सेप्ट्स हैं, इस चैप्टर के जड़ हैं, इसको पकड़ के रखिएगा, ठीक है। अब हम केस स्टडी करते हैं, जिसके अंदर पहली केस स्टडी है हमारी कंट्री, जिसका एग्जांपल दे रखा है बुक के अंदर, दैट इज बेल्जियम, ठीक है। बेल्जियम की अगर मैं बात करूं दोस्तों, बेल्जियम की बात करूं तो बेल्जियम एक यूरोपियन कंट्री है, फ्रांस के आसपास देखेंगे इसको तो वहां आपको दिखाई देगी, ठीक है। अब इस कंट्री की अगर बात करूं, है ना, इस कंट्री की अगर बात करूं तो कुछ इस तरह का आपका, इसको आप मैप देखिएगा ध्यान से। तो इसका जो ये वाला रीजन है, इसका आप जो नॉर्थ वाला रीजन है, इसको हम फ्लेमिश रीजन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? फ्लेमिश रीजन है। इसका जो साउथ वाला रीजन है, वो आपका वेलोनिया रीजन है, जैसे आप इंडिया के अंदर डेक्कन रीजन देख सकते हैं इस तरह से। और ईस्टर्न साइड में एक तीसरा रीजन है ना, जहां पर आपको जर्मन भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। सुनना, फ्लेमिश रीजन में अगर मैं इस रीजन की बात करूं तो जो फ्लेमिश रीजन है, इस रीजन में डच भाषा बोलने वाले लोग हैं। कौन सी भाषा बोलने वाले लोग हैं? डच भाषा बोलने वाले लोग हैं, ठीक है। तो डच भाषा बोलने वाले लोग कितने परसेंट है? 59। याद रखिएगा, फ्लेमिश रीजन 59% डच भाषा बोलते हैं। डच भाषा बोलने वाले लोग फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, 59% उनकी क्या है, पॉपुलेशन है, ठीक है। देन अगर मैं बात करूं वेलोनिया रीजन में, तो यहाँ फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग हैं। फ्रेंच भाषा का मतलब फ्रांसीसी भाषा जो होती है, फ्रेंच रेवोल्यूशन में लास्ट ईयर हमने पढ़ा था। तो फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग कितने बेटा? 40%। और जर्मन भाषा बोलने वाले लोग कितने बेटा? 1%। तो ठीक है, याद हो गया तुम्हें, फ्लेमिश डच 59%, ठीक है। उसके बाद आपको वेलोनिया दैट इज 40% फ्रेंच भाषा बोलते हैं, जर्मन 1%, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो ये तो था आपका इनका कंपोजिशन, मतलब अलग अलग धर्म के अलग अलग लिंग्विस्टिक
बेस पे कौन कौन से लोग रहते हैं, ठीक है। मैंने आपको समझाया, इसका मैंने ये जो मैप है ना, ये आपको मैंने दे रखा है नोट्स के अंदर, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब मेरी बात ध्यान सुनना, इसकी जो कैपिटल है, कैपिटल नाम याद रखना, कैपिटल की अगर बात करूं, इसकी जो कैपिटल है दैट इज ब्रुसेल्स। क्या है कैपिटल सिटी? ब्रुसेल्स। अब ब्रुसेल, अब पूरी कंट्री है, उसकी जो कैपिटल है उसके अंदर अलग अलग भाषा के बोलने वाले लोग हैं। जैसे अगर मैं बात करूं फ्रेंच, तो ये कितने 80%, और डच ये कितने 20%। अब देखो ओवरऑल कंट्री में जो मेजॉरिटी में है, ठीक है ना, वो आपकी कैपिटल के अंदर वो मिनॉरिटी में है, ठीक है, और ओवरऑल कंट्री में जो मिनॉरिटी में है वो कैपिटल सिटी में क्या है बेटा, वो आपके मेजॉरिटी में है। तो इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है इस कंट्री के अंदर, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। जब इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है तो एक जो हमारी गवर्नमेंट होती है उसके लिए बहुत बड़ी दिक्कत ये होती है कि इन लोगों को एक साथ कैसे रखा जाए। फिर समझना, जब बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है लिंग्विस्टिक बेस पर, रिलीजन के बेस पर, ठीक है, तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है गवर्नमेंट के लिए वो होती है इन लोगों को एक साथ रखना। तो अब मेरी बात सुनना, जर्मन के लोगों ने करा क्या, तो हम इसको पढ़ते हैं अकोमोडेशन इन, सॉरी जर्मन कह रहा हूं मैं, इन बेल्जियम, ठीक है बेटा। इसका मतलब क्या हुआ, यहां की गवर्नमेंट ने कैसे इनको अकोमोडेट किया, कैसे इनको एक साथ रखा। क्या बोला मैंने, गवर्नमेंट ने कैसे इनको एक साथ रखा, ठीक है बेटा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो सुनना, कुछ स्टेप यहां पर गवर्नमेंट ने लिए, ठीक है। तो यहां की जो गवर्नमेंट थी, है ना, बेल्जियन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड द कल्चरल diversity of Belgium and took several steps, ठीक है। इन्होंने क्या करे, कल्चरल डाइवर्सिटी को रिकॉग्नाइज किया और बहुत सारे स्टेप लिए। कौन कौन से स्टेप थे ये याद रखने हैं, ठीक है। अब इन्होंने सबसे पहले क्या करा, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के बाद में ना इन्होंने करा क्या, पहली चीज ये करी कि they gave equal representation in the government, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ, जो गवर्नमेंट बनाई उसके अंदर इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया, किनको, फ्लेमिश को, डच को और जर्मन को, है ना। दे गिव इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल, इक्वल मिनिस्टर्स ऑफ ईच कम्युनिटी, ठीक है ना, इक्वल मिनिस्टर्स ऑफ ईच कम्युनिटी इन द गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसे कहते हैं इक्वल रिप्रेजेंटेशन देना। क्या बोलते हैं बेटा, इसे कहते हैं इक्वल रिप्रेजेंटेशन देना, ठीक है बेटा। बात समझ में आ गई? क्लियर है यहां तक? क्लियर है? क्लियर है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट में, ये कहां दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट में। ये कहां दिया बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या हुआ, जो पूरे देश की इन्होंने गवर्नमेंट बनाई, है ना। तो यहां पर लिख दीजिएगा आप, दे गेव इक्वल, दे गेव होगा ना, दे गेव क्योंकि पास्ट में लिख रहे हैं हम, तो दे गेव इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द गवर्नमेंट, इक्वल मिनिस्टर्स ऑफ ईच कम्युनिटी इन सेंट्रल गवर्नमेंट, पहली चीज, ठीक है ना। क्लियर है यहां तक? चलो दूसरी चीज सुनना मेरी बात ध्यान से, पूरी गवर्नमेंट के अंदर। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, apart from central government, there was a provincial government, मतलब क्या हुआ बेटा, कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा एक प्रोविंशियल मतलब लोकल लेवल पे गवर्नमेंट बनाई गई जिसको कहा गया प्रोविंशियल गवर्नमेंट, एंड विच इज इलेक्टेड बाय, ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, ये जो लोकल लेवल की गवर्नमेंट थी, इसको अपनी ही कम्युनिटी के लोग क्या करते थे, इलेक्ट करते थे, ठीक है बेटा। ये हो गया बंद, है ना। तो विच वॉज इलेक्टेड बाय वन लैंग्वेज कम्युनिटी,
कम्युनिटी, ठीक है ना, जो एक लैंग्वेज की कम्युनिटीज को इलेक्ट करती थी, ठीक है ना। अगर वो डच भाषा वाले रीजन की गवर्नमेंट है तो उसको डच भाषा बोलने वाले लोग ही क्या करेंगे, इलेक्ट करेंगे। तो 2 पॉइंट पहले इन्हें फटाफट से लिखिएगा बेटा, 2 पॉइंट इन्हें लिखिएगा फटाफट से, आगे नोट करते हैं इसको, ठीक है। तो यहां पर ये चीज आपको याद हो गई होंगी, है ना, इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जहां पे इक्वल मिनिस्टर्स बनाए गए। दूसरी चीज ये थी कि अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट देयर वाज अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट विच वाज इलेक्टेड बाय वन लैंग्वेज कम्युनिटी, मतलब डच रीजन में है तो डच वाले इलेक्ट करेंगे, ठीक है। अभी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है ना, इसको एक पॉइंट और लिख लीजिएगा बेटा यहाँ पर कि इसको कम्युनिटी गवर्नमेंट भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कम्युनिटी गवर्नमेंट, ठीक है, याद हो गया। तीसरा पॉइंट याद करिएगा बेटा, तीसरा पॉइंट, पावर इज ऑल्सो शेयर्ड विद स्टेट गवर्नमेंट, है ना। जैसे इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूं तो स्टेट गवर्नमेंट होती है, फॉर एग्जांपल मोदी जी के बाद यूपी के अंदर योगी जी हैं, तो ये स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा है। तो पावर इज ऑल्सो शेयर्ड विद स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना, ऑफ बोथ रीजन्स। बोथ रीजन कौन कौन से? वेलोनिया और फ्लेमिश रीजन, ठीक है। फोर्थ पॉइंट याद रखिएगा बेटा, फोर्थ पॉइंट, है ना, और सेपरेट गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड इन कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स, ठीक है। अब यहाँ पर जो कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स थी वहाँ भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया, बाय इक्वल रिप्रेजेंटेशन, ताकि दोनों भाषा के बोलने वाले लोग जो रहें वो इक्वल रहें और वो आपस में लड़ाई ना करें। तो ये आपको दिखाई देगा कहाँ पर बेटा? अकोमोडेशन इन बेल्जियम, ठीक है ना। अब ये आपको जो दिखाई दे रहा है अकोमोडेशन इन बेल्जियम के जो पॉइंट्स हैं, ये लग रहा होगा कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ठीक है ना। जब इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, लेकिन इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था बेटा। इट सीम्स कॉम्प्लिकेटेड, है ना, इट सीम्स कॉम्प्लिकेटेड बट आप देखेंगे कि ये कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रहा है, बट इट इज वर्किंग पीसफुली, ठीक है ना। ये इतनी शांति से लोग रह रहे हैं यहाँ पर कि कभी भी लड़ाई नहीं हुई। और यहाँ तक कि जब यूरोपियन यूनियन जो फॉर्म की गई, ठीक है ना, उसका हेडक्वार्टर बनाया गया है इस कंट्री के अंदर, ठीक है ना। उस कंट्री के अंदर आपको यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर दिखेगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक समझ में आया? तो फटाफट से नोट करिएगा, फिर हम बढ़ते हैं श्रीलंका की तरफ। तो अब बात करते हैं हम दूसरी केस स्टडी में, दूसरी कंट्री जो कि श्रीलंका है हमारे सामने। श्रीलंका की अगर बात करो तो यहाँ पर 3 टाइप की कम्युनिटी है। पहली सिन्हाला कम्युनिटी है, जो सिन्हालाज हैं जो सिन्हाली लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। और तमिल है जो तमिल बोलते हैं। तमिल भी 2 टाइप के, एक श्रीलंकन तमिल और एक इंडियन तमिल, ठीक है। जो श्रीलंकन तमिल और इंडियन तमिल है, इसके अंदर मोस्ट ऑफ द हिंदूज हैं और मुस्लिम्स हैं, ठीक है। 2 कम्युनिटीज के अंदर आती है। फिर आते हैं क्रिश्चियंस। क्रिश्चियन के अंदर कुछ क्रिश्चियन ऐसे भी जो सिन्हाला लैंग्वेज बोलते हैं, कुछ क्रिश्चियन ऐसे जो तमिल बोलते हैं, कुछ क्रिश्चियन ऐसे भी होंगे जो इंग्लिश भी जानते होंगे, ठीक है। तो ये आपका एथनिक कंपोजिशन है बेटा, कहाँ का? श्रीलंका का। फिर से याद करिएगा, सिन्हाला 74%, यानी कि ये जो सिन्हाला है ये किस में है बेटा? मेजॉरिटी में। ये किस में है? मेजॉरिटी में। तमिल 18% है और क्रिश्चियन यहाँ पर आपको कम, अदर्स मतलब 7 to 8% आपको दिखाई देंगे, ठीक है। अब यहाँ ध्यान लगाओ, बुद्धि लगाओ कि ये सिन्हाला मेजॉरिटी में है, तमिल और क्रिश्चियन अदर माइनॉरिटी में, ठीक है। तो ये आपको कल्चरल डाइवर्सिटी दिखाई देगी कहाँ पर? श्रीलंका के अंदर, ठीक है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, ये जो श्रीलंका कंट्री है, ये श्रीलंका कंट्री है, ये एक आइलैंड कंट्री है, आइलैंड कंट्री है, तमिलनाडु के कोस्ट से कुछ दूर है ये, ठीक है। ये 1940 के अंदर क्या हुआ? एक इंडिपेंडेंट स्टेट बने। इंडिपेंडेंट स्टेट का मतलब क्या हुआ? इंडिपेंडेंट कंट्री बने, ठीक है। अब जो यहाँ के लीडर थे, है ना, लीडर्स ऑफ श्रीलंका, लीडर्स ऑफ श्रीलंका, ठीक है। अब लीडर्स ऑफ श्रीलंका जो थे ये क्या बनाना चाहते थे? दे सॉट डोमिनेंस ओवर माइनॉरिटीज, ठीक है ना। ये अपना डोमिनेंस दिखाना चाहते थे, है ना। किसके ऊपर दिखाना चाहते थे? तमिल और क्रिश्चियन के ऊपर। जिसकी वजह से इन्होंने कुछ क्या करे, इसकी वजह से इन्होंने क्या करे, कुछ मेजोरिटेरियनिज्म
स्टेप्स लिए, ठीक है ना। अभी मेजोरिटेरिज्म क्या होता है? मेजोरिटेरिज्म का मतलब ये होता है जब एक ऐसा बिलीव है, जब एक मेजोरिटी कम्युनिटी ठीक है ना, ये सोचती है कि माइनॉरिटी की विश को, बिलीफ को दरकिनार करते हुए, डिसरिगार्ड करते हुए इनके ऊपर हम अपनी हुकूमत चला सकते हैं। इसको हम कहते हैं मेजोरिटेरियनिज्म, ठीक है ना बेटा। फिर समझना, एक ऐसा बिलीफ, एक वैसा बिलीफ सिस्टम है जहाँ पे मेजोरिटी कम्युनिटी ये सोचती है कि हम माइनॉरिटी के विश को दरकिनार करते हुए, उनकी विशेष को दरकिनार करते हुए हम क्या करना चाहते हैं, उनके ऊपर डोमिनेंस करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं मेजोरिटेरियनिज्म, ठीक है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अब यहाँ इन्होंने क्या करा, पहली बात इन्होंने क्या करा, 1956 का एक एक्ट लेकर आए, और इस एक्ट में इन दिस एक्ट दे रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका by disregarding तमिल्स, ठीक है ना। अब इन्होंने क्या करा, तमिल को दरकिनार कर दिया और श्रीलंका के अंदर सिन्हाला लैंग्वेज को उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज, उसके सरकारी कामों के अंदर भी सिन्हाला लैंग्वेज को क्या कर दिया गया, इंप्लीमेंट कर दिया गया। तो अब जो तमिल भाषा बोलने वाले लोग थे, उन्होंने सोचा, उन्होंने समझा, यार हमारी तो सुनी ही नहीं जा रही गवर्नमेंट के अंदर, जब हमारी गवर्नमेंट के अंदर सुनी ही नहीं जा रही है तो हम लोग कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो यहां उन्होंने क्या फील करा, एलियनेशन फील करा, ठीक है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये था बेटा यहां पर कि अभी जो सिन्हाला बोलने वाले लोग थे ना, इनका जो रिलीजन था, पर्टिकुलर रिलीजन था बेटा, दैट इज बुद्धिज्म, ठीक है। ये बुद्धिज्म के सपोर्टर थे, ये आपके हिंदू मुस्लिम हो गए, ठीक है, वो क्रिश्चियन गॉड को मानते हैं। तो यहाँ इनका जो धर्म था अलग था, इनका धर्म अलग था। तो ये जो गवर्नमेंट थी, है ना, इनके जो लीडर की गवर्नमेंट थी, इन्होंने सबसे पहले सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया। दूसरी बात, गवर्नमेंट थ्रू सेवरल स्कीम्स, है ना, गवर्नमेंट थ्रू सेवरल स्कीम्स फॉस्टर, मतलब बढ़ावा देना, फॉस्टर बुद्धिज्म, ठीक है ना। इसने क्या करा, बढ़ावा दिया किसको, बुद्धिज्म को। तो बुद्धिज्म को बढ़ावा दे रही है, दूसरे धर्म के लोग क्या सोच रहे हैं बेटा, हमारे साथ क्या हो रहा है, ना इंसाफी हो रही है, हमारी कंट्री के अंदर क्या हो रहा है, इसको समझो, सोचो, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, सेवरल स्कीम से बुद्धिज्म को फॉस्टर किया। तीसरा पॉइंट बेटा, गवर्नमेंट ऑल्सो सपोर्टेड सिन्हाला कम्युनिटी स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटीज एंड जॉब्स, ठीक है। तो इनकी गवर्नमेंट ने सिन्हाला कम्युनिटी के लोगों को, बच्चों को यूनिवर्सिटी के अंदर सपोर्ट किया, और कहाँ सपोर्ट किया, जॉब्स के अंदर सपोर्ट किया। तो इतना कुछ होने के बाद जो माइनॉरिटी है, ठीक है, जो माइनॉरिटी है, उसने क्या सोचा, भैया हमारे साथ तो क्या हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है। तो जब हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है तो दिस लेड टू, है ना, यहाँ लिख दूँ, क्या दिखाई दे रहा है बेटा, दिखाई दे रहा है। तो दिस led to civil war in श्रीलंका, ठीक है ना। और इससे क्या हुआ बेटा, सिविल वॉर हुई श्रीलंका के अंदर, ठीक है। और जब सिविल वॉर हुई, कब हुई, 1980 के अंदर की सिविल वॉर हुई, जिसकी वजह से thousands were killed and many lost their livelihood ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब छोड़ दी, है ना, बहुत सारे लोगों को अपनी जॉब छोड़नी पड़ी, और उनका खाना पीना भी बंद हो गया, जिसको हम लाइवलीहुड कहते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हुई। तो अब देखो ना, एक साइड कंट्री इतनी पीसफुली जी रही थी, एक साइड कंट्री जो थी इतना पीसफुली रह रही थी कि उस कंट्री के अंदर यूरोपियन यूनियन ने अपना क्या बनाया, हेडक्वार्टर बनाया। दूसरी कंट्री आप देखो, उन्होंने क्या करा है, वहाँ की गवर्नमेंट ने
इक्वल रिप्रेजेंटेशन ना देते हुए क्या करा बेटा, यहाँ पर उन्होंने डोमिनेंसी दिखाई माइनॉरिटी के ऊपर। तो जब डोमिनेंसी माइनॉरिटी के ऊपर दिखाई जाएगी तो वो क्या कंट्री में करा सकते हैं, सिविल वॉर करा सकते हैं। चीज़ें याद रखनी है आपको, ठीक है। तो फटाफट से इसको नोट डाउन करिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं लास्ट स्टेप ऑफ द चैप्टर, दैट इज वाई पावर शेयरिंग। तो लास्ट टॉपिक है ना कि वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, ठीक है। अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे, चैप्टर के हिसाब से, जो चैप्टर मैंने आपको सिखाया। तो सुनना मेरी बात ध्यान से। पहली बात ये थी कि पावर शेयरिंग की वजह से बेल्जियम के अंदर कभी भी क्या नहीं हुए, कन्फ्लिक्ट नहीं हुए। तो पावर शेयरिंग हेल्प्स, इट हेल्प्स in reducing conflicts in the nation, ठीक है ना। किसी राष्ट्र के अंदर अगर क्या होता है, पावर शेयरिंग होती है तो कन्फ्लिक्ट नहीं होती। दूसरी चीज़ आप देखेंगे कि जब इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया तो वहाँ पर गवर्नमेंट के अंदर स्टेबिलिटी आई, गवर्नमेंट अपने तरीके से काम कर पाई, है ना। तो सुनना मेरी बात ध्यान से, इट ब्रिंग्स stability in the government through equal representation, ठीक है। तीसरा पॉइंट बेटा, तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट ये है कि अगर आप डेमोक्रेसी को देखें तो डेमोक्रेसी में ऐसा तो नहीं है कि पावर एक ही व्यक्ति के हाथ में रहनी चाहिए। डेमोक्रेसी के अंदर तो पावर क्या होनी चाहिए, शेयर होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब हम डेमोक्रेसी में ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो विदाउट पावर शेयरिंग एक खोखली टॉफी की तरह काम करती है, या फिर एक बैरन लैंड की तरह काम करती है। बैरन लैंड का मतलब होता है बंजर भूमि, ठीक है। तो पावर शेयरिंग इज हॉलो कैंडी विदाउट डेमोक्रेसी इज अ हॉलो कैंडी विदाउट अ पावर शेयरिंग, है ना। तो हम लिख सकते हैं डेमोक्रेसी, ये सब लाइंस लिखिएगा, पेपर मजा आ जाएगा। डेमोक्रेसी इज हॉलो कैंडी विदाउट पावर शेयरिंग, ठीक है ना। तो देयरफॉर इट इज अ स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है बेटा। चौथा पॉइंट, इसके दो रीज़न और है। पहला रीज़न प्रूडेंशियल, कि हमने सोचा था कि डेमोक्रेसी क्या करेगी, एक बेटर आउटकम्स देगी। तो पहला, इसका चौथा रीज़न में पहला है प्रूडेंशियल रीज़न। प्रूडेंशियल रीज़न में कि ये इट विल गिव बेटर आउटकम्स, है ना। कभी लड़ाइयाँ नहीं होंगी, सब बेहतर डिसीजन ले पाएंगे कंसेंट से, है ना। लोग मिलजुल के डिसीजन लेते हैं ना, ठीक है बेटा। और दूसरा हो जाता है मोरल रीज़न, कि यार डेमोक्रेसी जो है, ठीक है, मोरल रीज़न का मतलब ये हुआ आपका कि डेमोक्रेसी के अंदर हम कंसेंट से रहेंगे, ठीक है। मतलब एक व्यक्ति के अंदर क्या रहता है कि पावर शेयरिंग है तो मतलब डेमोक्रेसी है तो इसका मतलब लोगों की सुनी जाएगी यहाँ पर। तो जब लोगों की सुनी जाएगी तो इसका मतलब पावर को शेयर किया जाएगा, डिसेंट्रलाइज किया जाएगा, ठीक है। तो इसको हम फर्दर डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है बेटा। यहाँ तक आपको मेरी बातें समझ में आ गई कि नहीं आई, बताइए मुझे फटाफट से। तो मोरल रीज़न में आप लिख सकते हैं कि पावर शेयरिंग इज अ वैल्यूएबल, है ना। ये एक वैल्यूएबल थिंग है, कहाँ में, वैल्यूएबल इन डेमोक्रेसी, वैल्यूएबल इन डेमोक्रेसी, ठीक है बेटा। तो यहाँ हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया है। अब एक वीडियो आएगी जिसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और क्वेश्चन आंसर टेक्निक सिखाई जाएगी। इस चैप्टर को यहाँ खत्म करने के बाद पीडीएफ आपको इस क्लास की मिल जाएगी। पीडीएफ का मतलब आपको बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन नोट मिलेंगे, ठीक है। वो आप टेलीग्राम में जाइएगा, मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से फाइल में जाना और जहाँ जाकर के वहाँ पे आप नोट्स को सर्च कर लेना। जैसे पहला चैप्टर तो पावर शेयरिंग, इसको वहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको पूरा चैप्टर मिल जाएगा बहुत बेहतरीन तरीके से। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास आएगी, देन आप वहाँ से डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, जो कि हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ योर फेडरलिज्म। बहुत ईजी और मज़ेदार चैप्टर है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।